वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, किस तरह से हम इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं टेराफॉर्म में। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको डेवऑप्स का चैंपियन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह से प्रोग्रामिंग में फंक्शंस होते थे, सेम ऐसे ही टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स होते हैं। प्रोग्रामिंग में फंक्शंस क्या होते थे कि आप बेसिकली एक कोड को, एक लॉजिक को आपको बार बार रिपीट ना करना पड़े, बार बार उस कोड को, उस लॉजिक को लिखना ना पड़े। आप क्या करते थे, उस कोड को एक ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर दिया करते थे और रीयूजेबिलिटी के लिए उसी ब्लॉक को आप बार बार कॉल करवा लिया करते थे। ये बेसिकली क्या होते थे, फंक्शंस होते थे कि आपने एक फंक्शन का नाम रखा, उस ब्लॉक के अंदर आपने अपना कोड, अपनी लॉजिक बेसिकली डिफाइन कर दी, और जब भी आपने उस कोड को, उस लॉजिक को रिपीट करना होता था अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी, तो आप उस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करवा दिया करते थे, जिससे आपके प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी अचीव हो जाया करती थी। सेम यही कॉन्सेप्ट आ जाता है टेराफॉर्म में मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स क्या होते हैं, सिंपल एक ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर .tf की यानी कि टेराफॉर्म की फाइल्स होती हैं। यानी कि एक फोल्डर होगा जिसके अंदर आपकी वेरिएबल्स .tf की फाइल, आउटपुट्स .tf की फाइल और मेन .tf की फाइल होगी। ठीक है, यानी कि टेराफॉर्म की फाइल्स होंगी एक फोल्डर के अंदर। उसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बोलते हैं। काम क्या होता है इसका, वही काम होता है कि भाई जो भी रिलेटेड कोड होता है उसको हम ग्रुप करके एक फोल्डर के अंदर यानी कि एक मॉड्यूल के अंदर डिफाइन कर देते हैं, और उसके बाद हमें अगर उस कोड को कहीं पे भी रिपीट करना होता है तो बार बार मुझे उस कोड को रिपीट करने की, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने उस मॉड्यूल को क्या करवाऊंगा, कॉल करवाऊंगा। जिस तरह से प्रोग्रामिंग में हम फंक्शंस को कॉल करवा के रीयूजेबिलिटी अचीव करते थे, सेम वैसे ही टेराफॉर्म में हम मॉड्यूल्स को कॉल करवा के रीयूजेबिलिटी क्या करते हैं, अचीव करते हैं। जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं कि अगर आपने लेट सपोज EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करनी है, आपने 3-4 EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करनी है, अलग अलग बेसिकली आपका जो यहां पे रीजन होता है उसके ऊपर, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपको बार बार वो EC2 इंस्टेंस मशीन लिखने का, कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक मॉड्यूल बनाओ, उस मॉड्यूल के अंदर आप क्या बना दो, पूरा एक स्ट्रक्चर बना दो कि EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करने का क्या बेसिकली कोड होता है। वो कोड पूरा आप एक मॉड्यूल के अंदर रख लो और रीजन की जो वैल्यू है उसको आप अपडेट करते रहो। जैसे फंक्शंस में हम बेसिकली क्या करते थे, पैरामीटर्स डिफाइन कर दिया करते थे। हम फंक्शन को जो भी वैल्यू देते थे वो उस पैरामीटर में सेव होती थी और फंक्शन उन वैल्यूज के ऊपर काम कर लिया करता था। सेम यही काम हम मॉड्यूल्स के साथ कर सकते हैं। हम बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बता देंगे, एक स्ट्रक्चर बता देंगे कि तुमने EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करनी है। अब उसके अंदर की जो वैल्यूज हैं वो हम जब मॉड्यूल को कॉल करवाएंगे तब हम उसे पास कर देंगे, ताकि वो उन वैल्यूज के ऊपर बेसिकली आपको काम करके दे दे। ये काम होता है सिंपल मॉड्यूल्स का। अगर अभी भी समझ नहीं आया, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मॉड्यूल बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा फोल्डर होता है जिसके अंदर हम रिलेटेड टेराफॉर्म के कोड को यानी कि रिलेटेड टेराफॉर्म की फाइल्स को ग्रुप की फॉर्म में एक फोल्डर के अंदर स्टोर करवाते हैं। किस लिए करते हैं, रीयूजेबिलिटी अचीव करने के लिए। जिस तरह से प्रोग्रामिंग में फंक्शंस होते थे, सेम ऐसे ही टेराफॉर्म में हमारे पास मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट होता है। हमें वो कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपने मॉड्यूल को 10 जगह पे कॉल करवा के रीयूजेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट होता है। क्यों यूज करना चाहिए, ऑब्वियसली आपको पता चल गया। पहला तो रीजन ही ये रीयूजेबिलिटी का, कि आपको बार बार सेम कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार कोड लिख लिया, एक बार डिफाइन कर दिया, अब उसके बाद कहीं पर भी उस फंक्शनैलिटी को यूज करना है, सिंपल अपने मॉड्यूल को क्या करो, कॉल करवाओ और उसको यूज करो। मेंटेनेबिलिटी काफी इजी हो जाती है। अगर आपने कोड में कोई भी अपडेशन करनी है, कोई भी चेंजेस करनी है, कोड को मैनेज करना है, तो आपको सिर्फ अपने एक मॉड्यूल में जाके चेंज करना पड़ेगा। वो 10 जगह पे जहां पे भी कॉल हो रहा होगा, ऑटोमेटिकली वहां पे चीजें अपडेट हो जाएंगी। स्केलेबिलिटी काफी अचीव कर लेते हो, आपका कोड काफी क्लीन हो जाता है, क्योंकि आपकी जो लॉजिक होती है वो बिल्कुल एक सेपरेट फोल्डर के अंदर होती है। जैसे लेट सपोज अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे आके, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, हम क्या कर रहे थे, अभी तक सारा काम जो कर रहे थे हम वो मेन .tf की फाइल में कर रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, बेसिकली अब हम मॉड्यूल्स बना बना के काम करा करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि हमारा कोड काफी क्लीन होगा और जितनी भी फंक्शनैलिटीज होंगी वो सारी सेपरेट सेपरेट रहेंगी। अभी तक हमने मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो देखो हमें क्या करना पड़ रहा था, एक ही फाइल के अंदर इस तरह से काम करना पड़ रहा था। बट अब से हम क्या करेंगे, मॉड्यूल्स की फॉर्म में काम करेंगे, तो आपका कोड भी काफी क्लीन हो जाता है, आपकी लॉजिक सेपरेट रहती है, स्केलेबिलिटी अचीव कर लेते हो, मेंटेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और रीयूजेबिलिटी तो इसकी मेन पावर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन पर आएंगे। तो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो आ जाऊंगा यहाँ पे अपने VS कोड में, और यहाँ पर आकर जो ये वाला जितना भी कोड है ना, हम यहाँ पे इसको अभी के लिए क्या कर देते हैं, कॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसका मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं है। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूँ,
हूं, मुझे क्या करना है बेसिकली यहाँ पे मॉड्यूल्स क्रिएट करने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं जरा यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करूंगा और वो डायरेक्टरी मेरी लेट सपोज होगी EC2, ठीक है, EC2 लिखना है, EC2 डैश मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा EC2 डैश मॉड्यूल, ठीक है। इस नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया है, एक डायरेक्टरी बना ली, यानी कि ये क्या है बेसिकली मेरा मॉड्यूल है। अब इसके अंदर क्या आएंगी, टेराफॉर्म्स की फाइल आएंगी। तो मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई एक फाइल होगी variables.tf के नाम से, एक फाइल होगी मेरे पास outputs.tf के नाम से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा outputs.tf के नाम से, और एक फाइल मेरे पास होगी यहाँ पे main.tf के नाम से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स इस तरह से क्रिएट कर ली हैं। अब इसके अंदर क्या कोड लिखना है, मैं सबसे पहले इसके main.tf के अंदर आऊंगा और यहाँ पर आकर मैं क्या कोड लिखूंगा, मैं सबसे पहले यहाँ पर आकर लिखूंगा रिसोर्स, कि आपने कौन सी रिसोर्स क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा AWS इंस्टेंस आपने क्रिएट करना है, उसका नाम क्या रखना है, लेट सपोज मैंने उसका जो इंटरनल नेम है वो यहाँ पे रख दिया माई EC2। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। मैं बोलूंगा कि भाई AMI इसका क्या रहेगा, वो मैं बोलूंगा कि भाई वेरिएबल के अंदर जो भी AMI की वैल्यू होगी वो आपने इसका AMI रख देना है। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इंस्टेंस टाइप का यूज करूंगा और इस इंस्टेंस टाइप के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा var.instance टाइप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया है var.instance टाइप। जो भी इंस्टेंस टाइप वाले वेरिएबल के अंदर वैल्यू आएगी वो आपने इसकी क्या रख देनी है, इंस्टेंस टाइप रख देनी है, ठीक है। देन उसके बाद हमने यहाँ पे बेसिकली टैग्स का भी यूज करना होता है, तो हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे आके मैं टैग्स का क्या करूंगा, यूज करूंगा। इस टैग्स के अंदर मैं यहाँ पर आकर नेम डिफाइन करूंगा, तो नेम के लिए मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया var.name, कि जो मैंने बेसिकली नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाया हुआ है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपने इस EC2 इंस्टेंस मशीन का नाम रख देना है, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया, यानी कि EC2 इंस्टेंस मशीन को क्रिएट करने का जो कोड होता है, सिंपल कोड, वो यही होता है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो कहां से आएंगी, इसके वेरिएबल वाली फाइल से आ रही होंगी। तो मैं यहां पर आ जाऊंगा इसकी वेरिएबल वाली फाइल में और यहां पर आकर मैं लिखूंगा कि भैया सबसे पहले तो मैं यहां पे लिखूंगा वेरिएबल, ठीक है। और वेरिएबल के लिए हमने यहां पे नेम लिखना होता है, ये सारी चीजें मैं यहां से हटा दूंगा, इसका कोई काम नहीं है। मैंने यहां पे आके लिख लिया सिंपल नेम, और यहां पे आपने वेरिएबल का नाम लिखना होता है, मैंने वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख लिया AMI, ठीक है। इस तरह से मैंने यहाँ पे रख लिया। इसके अंदर वैल्यूज मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा। वैल्यूज इसके अंदर कब आएंगी, जब अपने मॉड्यूल को बेसिकली क्या करूंगा, कॉल करवाऊंगा। इस चीज को मैं डायनेमिक रखना चाहता हूं कि भाई हर बार मुझे AMI ID चेंज करनी है, हर बार मुझे इंस्टेंस टाइप चेंज करनी है और हर बार मुझे नेम भी क्या करना है, चेंज करना है। ऑब्वियसली मैं एक ही नाम से तो EC2 इंस्टेंस मशीन नहीं बनाऊंगा, या हर EC2 इंस्टेंस मशीन की AMI तो सेम नहीं होगी, या हर EC2 इंस्टेंस मशीन की हो सकता है मैं इंस्टेंस टाइप तो सेम नहीं रखूंगा, ठीक है। तो ये चीज मैं क्या रखना चाहता हूं, जिस तरह से हम फंक्शन कॉल करवाते थे तो पैरामीटर्स के अंदर हम वैल्यूज को पास करवाते थे, सेम ऐसे ही यहां पे भी मैं इन वेरिएबल्स को यहाँ पे बना रहा हूं, लेकिन इनकी जो वैल्यूज होगी वो मैं डायनेमिकली वहां से सेंड करूंगा जब मैं इस बेसिकली मॉड्यूल को क्या करूंगा, कॉल करूंगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं इंस्टेंस टाइप के नाम से और एक वेरिएबल मैं बना लेता हूं नेम के नाम से। इन्हीं वेरिएबल्स को मैंने इनकी मेन फाइल के अंदर यहाँ पे यूज करा हुआ है। अब इन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज कहां से आएंगी, वो जब मैं इस मॉड्यूल को कॉल करूंगा तब मैं इन वैल्यूज को पास करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए अब हम एक और काम ये करते हैं कि जरा हम यहाँ पे आउटपुट में भी आ जाते हैं और यहाँ पर अगर सबसे पहले मैं लिखूंगा आउटपुट के लिए क्या रहेगा कि आउटपुट का मुझे यहाँ पे नेम डिफाइन करना है, ठीक है। तो आउटपुट का नेम मैं लेट सपोज यहाँ पे रख लेता हूँ इंस्टेंस और इंस्टेंस अंडरस्कोर ID, ठीक है। ये मैंने क्या रखना है, बेसिकली आउटपुट रखना है और इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी उसके लिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वैल्यू, और उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे AWS अंडरस्कोर इंस्टेंस डॉट माई अंडरस्कोर EC2, कि आपकी जो भी EC2 इंस्टेंस मशीन होगी उसकी ID आपने यहाँ पे क्या करवा देनी है, आउटपुट में दिखा देनी है, ठीक है। ये सारा काम हो चुका है। अब हम आएंगे मेन में और मेन में आके हम क्या करेंगे, यहाँ पे बेसिकली अपने मॉड्यूल को कॉल करवाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि आज हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं किसको, मॉड्यूल को। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मॉड्यूल। सबसे पहले हम यहाँ पे आके प्रोवाइडर का बताएंगे। प्रोवाइडर हमारा क्या रहेगा, AWS रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, रीजन डिफाइन करूंगा। तो रीजन के लिए मैं यहाँ पर आकर अपना रीजन बताऊंगा। रीजन मेरा क्या है, EU-North-1, ठीक है। ये हमारा बेसिकली क्या है, रीजन है। तो हमने यहाँ पे प्रोवाइडर डिफाइन कर दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने मॉड्यूल को यहाँ पे कॉल करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पे आके मॉड्यूल का कीवर्ड लिखूंगा। जैसे जब हम फंक्शन को कॉल करवाते थे तो हम फंक्शन का नाम लिखते थे, पैरेंथेसिस लगाते थे, फंक्शन कॉल हो जाता था। मॉड्यूल का हम यहाँ पे क्या बता देंगे, कोई भी एक इंटरनल नेम बता देंगे। तो मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया लेट सपोज EC2 अंडरस्कोर इंस्टेंस लिख दिया। आप यहाँ पे आके कुछ भी लिख सकते हो।
ठीक है, ये आपके मॉड्यूल का क्या है, इंटरनल नेम है। यहाँ पे आके आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे EC2 इंस्टेंस दे दिया। उसके बाद सबसे पहले आप बताते हो सोर्स कि भाई ये मॉड्यूल आ कहाँ से रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा ./ और मैं बताऊंगा कि भाई मेरे मॉड्यूल का क्या नाम है, EC2 मॉड्यूल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा EC2 मॉड्यूल। ./ क्यों लिखा, ./ का मतलब होता है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर ही मॉड्यूल मौजूद है, किसी और दूसरे फोल्डर के अंदर मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली पाथ होता है। तो पाथ यहाँ पे क्या बता रहा है कि भाई अभी मैं कहां पर हूं, main.tf यानी कि करंट डायरेक्टरी में हूं। तो ये बोला कि भाई करंट डायरेक्टरी के अंदर ही एक डायरेक्टरी बनी हुई है EC2 मॉड्यूल के नाम से। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहां पे लिख दी कि भाई EC2 मॉड्यूल क्या है, बेसिकली इस मॉड्यूल का पाथ है। यहां से बेसिकली क्या आ रहा है, ये मॉड्यूल कॉल हो रहा है। अब इसकी AMI ID कैसे आएगी, उसके लिए जैसे हमने कोड लिखा हुआ था, आप डायरेक्टली वही AMI ID को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपल ये काम भी कर सकते हो कि हमने जिस तरह से यहाँ पे बेसिकली AMI ID कॉपी करी थी, आप ये भी पास करवा सकते हो। और आप एक और काम क्या कर सकते हो कि जिस तरह से हमने यहाँ पे डेटा से बेसिकली AMI ID को यहाँ पे डायनेमिकली फैच किया था और फिर कॉल करवाया था, वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम बेस्ट प्रैक्टिस को यहाँ पे फॉलो करेंगे। मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पर लाकर मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे आके क्या कर देंगे, अनकॉमेंट कर देंगे। ये कोड हम समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इस कोड को हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर चुके हैं, समझ चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे कर लिया। और उसके बाद अगर हमने इसको कॉल करवाना होता है तो हम कॉल कैसे करवाते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं data.aws.ami .amazon Linux ID। ठीक है, तो इसी चीज को मैं यहाँ पे कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर इस AMI के अंदर मैं यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है, तो अब मॉड्यूल के अंदर बेसिकली वो जो मैंने AMI वाला वेरिएबल बनाया था, उस वेरिएबल के अंदर मैंने इस वैल्यू को क्या करवा दिया है, पास करवा दिया है। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर बोलेंगे कि वहां पे बेसिकली मैंने एक और वेरिएबल बनाया था इंस्टेंस टाइप के नाम से, उसके अंदर वैल्यू कौन सी पास करवानी है, मैं यहाँ पर आकर t3.micro यहाँ पे पास करवा दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पर आकर एक नेम का वेरिएबल भी हमने वहां पे बनाया था, तो नेम के अंदर जो मैं वैल्यू पास करवाऊंगा वो मैं पास करवा दूंगा माय मॉड्यूल। और उसके बाद मॉड्यूल लिख लेते हैं, EC2 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया। कंट्रोल S से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आने के बाद मैं कमांड अपनी लिखूंगा और वो कमांड क्या है, terraform init की कमांड, जिससे क्या होगा, terraform यहाँ पे इनिशियलाइज किया जाएगा। क्या लिखा हुआ है भाई, अच्छा terraform की स्पेलिंग गलत लिख दी, तो फिर तो डेफिनेटली ये चीज लिखी हुई आनी थी, तो मैं यहाँ पे terraform init लिखूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो terraform को इनिशियलाइज किया जाएगा। देन उसके बाद आप चाहो तो आप terraform प्लान रन कर सकते हो, वो आपको एक प्रीव्यू बता देगा। और अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप डायरेक्टली terraform अप्लाई की कमांड भी क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे terraform अप्लाई की कमांड क्या कर दूंगा, यहाँ पे रन कर दूंगा। ये आपसे बेसिकली कंफर्मेशन मांगेगा, लेकिन उससे पहले मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ चुका है। वो एरर इस वजह से आया है कि लास्ट टाइम जब हम लोगों ने यहाँ पे काम करा था तो आउटपुट्स के अंदर हमने यहाँ पे S3 बकेट को बेसिकली क्रिएट करा था। इसको हम यहाँ पे कॉमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट यहाँ से जनरेट नहीं होगा, बल्कि हमारा आउटपुट हमारा मॉड्यूल खुद जनरेट करेगा। जिस तरह से हमारे फंक्शंस होते थे ना, कि फंक्शन काम करने के बाद आपको कोई वैल्यू रिटर्न करते थे, हमने वही वाला काम करा हुआ है कि मॉड्यूल क्रिएट होगा और मॉड्यूल क्रिएट होने के बाद आपको एक आउटपुट क्या करेगा, रिटर्न करेगा। ठीक है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे क्या करूंगा, terraform अप्लाई की कमांड रन करूंगा। अब यहाँ पे कोई भी बेसिकली मेरे पास एरर नहीं आना चाहिए। ये यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांगता है, तो हम यहाँ पे इसको कंफर्मेशन बिल्कुल देंगे और थोड़ा सा जरा वेट करते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे क्रिएट करने देते हैं और यहाँ पर आप देखो ये बोल रहा है कि भाई यस प्रेस करो, तब फिर मैं क्या करूंगा, आपका काम करके दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, बेसिकली आपके AWS कंसोल पे आपकी EC2 इंस्टेंस मशीन को क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये आपको अभी मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये काम कैसे हुआ है। थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स जो होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं मॉड्यूल्स में। ठीक है, तो मैं उनको अभी वर्कफ्लो समझाता हूँ। पहले जरा हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं कि हमारी EC2 इंस्टेंस मशीन आई है या नहीं आई है। मैं यहाँ पे इसको लोड कर दिया, देखो माई मॉड्यूल EC2 के नाम से EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा कोड तो चल गया, लेकिन इसका वर्क फ्लो एक बार समझ लो कि भाई पहले हम क्या करते थे, हम यहाँ पे आके AWS प्रोवाइडर का बताते थे, रीजन बताते थे, वो चीज बिल्कुल सेम रहेगी। उसके बाद हमने ये चीज देखी थी। अब आप चाहो तो आप इसका भी एक मॉड्यूल बना सकते हो। ठीक है, कि ये कोड आप बार बार रीयूज कर रहे थे ना, तो आप इसका भी एक मॉड्यूल बना सकते हो। हमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली डेटा को इस तरह से लिखा कि भाई AMI ID आपने डायनेमिकली फैच करनी है और इसकी ID को हमने यहाँ पे यूज करना था। अब मैंने EC2 इंस्टेंस मशीन को क्रिएट करने का जो कोड होता था वो मैं आपको
दिखाता हूं कि हम क्या करते थे, कुछ इस तरह से लिखते थे। ये जो कोड था इसके लिए मैंने क्या कर लिया, एक मॉड्यूल बना लिया। इसके अंदर हमें क्या देना होता था, हमें AMI ID देनी होती थी, इंस्टेंस टाइप देनी होती थी, टैग्स में हमें बेसिकली अपना नेम देना होता था। वही चीज के लिए मैंने क्या करा था, मैंने यहां पे एक मॉड्यूल बना लिया और उस मॉड्यूल के अंदर हमने बोला था कि भाई आपको क्या चाहिए होती है, AMI ID चाहिए होती है, आपको इंस्टेंस टाइप चाहिए होती है और आपको टैग्स चाहिए होते हैं। तो मैंने बोला कि इसकी AMI ID किसके अंदर आएगी, इसके वेरिएबल के अंदर आएगी। इसकी इंस्टेंस टाइप आपको कहां से मिलेगी, इसी के वेरिएबल से मिलेगी। और इसके टैग्स के अंदर का जो नेम हम यहां पे यूज करते हैं वो भी कहां से मिलेगा, इसके वेरिएबल से मिलेगा। वेरिएबल्स कहां है इसके, ये बने हुए वेरिएबल्स हमने सारे यहां पे बनाए हुए हैं, लेकिन इनको वैल्यूज हमने यहां पे हार्ड कोड अभी नहीं करी है। वैल्यूज इनकी मैं कहां से सेंड करवा रहा हूं, जब मैं अपने मॉड्यूल को कॉल करूंगा। जिस तरह से जब हम अपने फंक्शन को कॉल करते थे, हम उसको वैल्यूज देते थे, वो वैल्यूज पैरामीटर में जाती थी। वैल्यू फंक्शन क्या करता था, उन पैरामीटर्स की वैल्यूज को एक्सेप्ट करता था और उन वैल्यूज के ऊपर काम करके आपको कोई वैल्यू रिटर्न कर दिया करता था या कभी कभी नहीं करता था। सेम यही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे मॉड्यूल्स के साथ यूज करा। हमने बोला कि भाई हमारा एक EC2 इंस्टेंस मशीन का क्या है, मॉड्यूल बना हुआ है, जो क्या करेगा, आपसे कुछ वैल्यूज लेगा, यानी कि कुछ इंफॉर्मेशन लेगा, जैसे कि AMI ID आपको इसको बतानी पड़ेगी, इंस्टेंस टाइप आपको इसको बतानी पड़ेगी और नेम आपको इसको बताना पड़ेगा। ये 3 चीजें ये आपसे पूछेगा, आप इस 3 चीजों को प्रोवाइड करोगे, वो कोड क्या करेगा, उन 3 वैल्यूज को एक्सेप्ट करके आपको EC2 इंस्टेंस मशीन बना के क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो वही काम हमने यहाँ पे करा है कि हमने यहाँ पे लिखा मॉड्यूल। हमने अपने मॉड्यूल का यहाँ पे इंटरनल नेम कुछ भी रख लिया, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। हमने बताया कि भाई हम मॉड्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं, वो मॉड्यूल आ कहां से रहे। आपके पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स भी होते हैं और आपके पास यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूं कि भाई मॉड्यूल्स कहां से आते हैं। कुछ आपके लोकल मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ रिमोट मॉड्यूल्स होते हैं। रिमोट मॉड्यूल्स आप गिटहब से यूज करते हो, टेराफॉर्म रजिस्ट्री से यूज करते हो, और जो लोकल मॉड्यूल्स होते हैं वो ये होते हैं जो हम खुद बनाते हैं, जो यूजर खुद बनाते हैं, वो लोकल मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक लोकल मॉड्यूल बनाया और हमने बोला कि भाई वो बेसिकली करंट डायरेक्टरी के अंदर हमने एक मॉड्यूल बनाया हुआ है EC2 मॉड्यूल के नाम से, यहां से आ रही हैं ये चीजें। ठीक है, तो ये मॉड्यूल क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। लेकिन इस मॉड्यूल को क्या चाहिए था, AMI चाहिए था, इंस्टेंस टाइप चाहिए था, नेम चाहिए था। इसीलिए हमने इसके वेरिएबल के अंदर 3 वेरिएबल्स बना लिए थे, AMI, इंस्टेंस टाइप और नेम। इन्हीं तीनों चीजों को हमने यहाँ पे क्या करवा दी, वैल्यूज यहाँ पे पास करवा दी। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे पास हुई, उसने क्या करा, EC2 इंस्टेंस मशीन क्रिएट करी। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है मॉड्यूल्स का। आगे आने वाली वीडियोस में भी हम मॉड्यूल्स का यूज करते हुए बेसिकली काम करेंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो बेसिकली रिमोट मॉड्यूल्स होते हैं, जो हम गिटहब से या टेराफॉर्म रजिस्ट्री से यूज करते हैं, वो चीजें भी हम आगे आने वाली वीडियोज में कवर करने वाले हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।